हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? इस बीच में थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो गया, एग्ज़ाम का अप्रॉक्स 4 या 5 दिन बीत गया है। उसके बाद मैं आप सबों के बीच आया हूँ। कोशिश था मेरा कि जस्ट आफ्टर एग्ज़ाम जो है आप लोग के बीच आके क्वेश्चन का डिस्कशन करूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा डिले हुआ। चलिए कोई बात नहीं। तो आप लोग सभी एग्ज़ाम दे चुके हैं और एग्ज़ाम जैसा कि पता चल रहा है कि एग्ज़ाम तो थोड़ा सा टफ था, क्वेश्चन थोड़ा टफ था। लेकिन इस एग्ज़ाम से ऐसा लगता है ना कि जैसे हम लोग होता था ना कि पहले किसी को ढूंढ रहे हैं तो किसी का नाम 2 नाम है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे महेश को ढूंढ रहे थे, तो महेश के एरिया में, महेश के मोहल्ला में जाके ढूंढ रहे हैं कि भाई महेश का घर कहाँ है। और पता चला कि महेश जो है उनको उनके मोहल्ला वाले या उनके पड़ोसी आस पड़ोस में जो घर है वो बिट्टू नाम से जान रहा है सबको। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि महेश महेश महेश, पता चला कि उनको सब बिट्टू नाम से जान रहे हैं। तो क्या हो गया, उसका नाम जो था 2 था। तो हम लोग को महेश पता था, बाकी सभी को बिट्टू पता था। ठीक है, तो यही इस बार के एग्जाम में हुआ है कि बहुत सारे टर्मिनोलॉजी, बहुत सारे टर्म जो है उसको चेंज कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन तो सिलेबस से ही है। थोड़ा सा डीप ले गया, थोड़ा सा टर्म को जो है अदर टर्म को यूज किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्जिकल पोजीशन, सर्जिकल पोजीशन में जो जनरल टर्म होता है पोजीशन का वो हम लोग जानते थे, लेकिन यहाँ पे क्या किया, पोजीशन का जो जनरल टर्म था उसको चेंज करके एडवांस टर्म को यूज किया गया। ठीक है, और भी बहुत, जैसे सर्जिकल प्रोसीज्योर हो गया। 2 चीज में वो काफी ये किया है, एक सर्जिकल प्रोसीज्योर में और दूसरा सर्जिकल पोजीशन में। ठीक है, यहाँ पे जो है वो टर्म को क्या किया है, एडवांस टर्म यूज कर दिया या टर्म को चेंज कर दिया है, यही था ओवरऑल। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ था एग्जाम, तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी था ओवरऑल। अगर 15 से 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ था तो अप्रॉक्स 25 से 30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी भी था, इजी भी क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है कि इजी नहीं था, तो ओवरऑल ठीक था। जो बहुत सारे स्टूडेंट अटेम्प्ट किए हैं, अच्छा खासा स्टूडेंट अटेम्प्ट किए हैं, 70 से 80। हाँ, इसमें एक चीज़ था जो कि हम बार बार आप लोग को पहले भी बताए थे कि आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग है, तो अटेम्प्ट जो है, क्वेश्चन का अटेम्प्ट जो है सोच समझ के करना है। ऐसा नहीं कि अगर हमारा क्वेश्चन 50-60 के बीच में अगर सही हो रहा है तो हम अटेम्प्ट ज़्यादा कर ले और उसके चक्कर में जो 60 अगर मेरा स्कोर हो रहा था वो 60 से भी नीचे आ जाए, या एक लेवल रखना था 50 तक, 50-55 तक एक लेवल रखना था जो कैटेगरी वाले हैं। बाकी जो जनरल में है उनको 60 अप्रॉक्स चाहिए था, तभी जो है उसका स्कोर बनेगा। क्योंकि इसमें था क्या कि हाँ, क्वेश्चन 100 का था, लेकिन वो जो कट ऑफ जो बनेगा या जो रिजल्ट बनाएगा वो कैसे बनेगा, 0.75 के गुणांक से। यानी कि आपको जितना मार्क्स आया है उसको क्या करेगा, 0.75 से गुना करने के बाद में जो मार्क्स आएगा वो आपका मार्क्स होगा। तो आप लोग को कोशिश करना चाहिए कि कॉन्फिडेंस जितना पे है उतना ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 क्वेश्चन आप एडिशनल अटेम्प्ट कर लेते, 10 मैक्सिमम 10, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर आपको बहुत सारे स्टूडेंट था जिनको 15, 20, 25 तक ही बन पा रहा है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो वो अगर वैसे काम किए हैं तो चलेगा। लेकिन जिनका क्वेश्चन, जिसका आंसर 55-60 तक अगर सही हो रहा था तो वो उतने ही पे रुक जाते, बेटर था। अगर बहुत ज़्यादा अगर अटेम्प्ट लेना था तो 5-10 आप एडिशनल अटेम्प्ट ले लेते, उससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं लेना चाहिए। तो फिर भी चलिए कोई बात नहीं,
जो एकदम फ्रेशर स्टूडेंट है उनको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप एग्जाम में बैठे, क्वेश्चन का लेवल देखे, आपको अनुभव हो गया होगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। चलिए, बहुत अच्छा हुआ कि इस बार जो क्वेश्चन का लेवल इस तरह से पूछा है, तो अब आगे से नेक्स्ट एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट अलर्ट हो जाएंगे कि जो भी एडवांस टर्म होता है उसको भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। और जो सर्जिकल, हाँ ये है कि सर्जिकल टर्म जो यूज किया है वो उतना एडवांस नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि ओटी टेक्नीशियन का एग्जाम है। पोजीशन की जहां तक बात है वो ठीक है, वो चलेगा, उसमें हम लोग को जानना भी चाहिए जो भी एडवांस टर्म है या इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है वो ठीक है। लेकिन सर्जिकल प्रोसीज्योर का जो एडवांस टर्म है उतना लेवल को भी नहीं हाई करना चाहिए, उतना एडवांस टर्म हम लोग को नहीं पता होते जो ओटी टेक्नीशियन के कैंडिडेट है, तो वो थोड़ा सा ओटी टेक्नीशियन के स्टूडेंट के साथ जो है ये प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। ओवरऑल ठीक है, जो एग्जाम जैसा भी हुआ है, चलिए अब बहुत जल्द ही रिजल्ट भी आ जाएंगे, तो उससे हमारा कटअप पता चल जाएगा कि किसका कितना कटअप जा रहा है। बहुत ज़्यादा टेंस में भी नहीं आ जाना है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं आना है, क्योंकि आगे भी अपॉर्चुनिटी आएगी। हाँ, इसमें अब एक बात ये भी है कि जो काफ़ी पुराने स्टूडेंट है, जो जिनका एज खत्म होने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए टेंशन है। उन लोगों को हम भी गॉड से प्रार्थना करते हैं कि उन लोग का रिजल्ट हो जाए, उन लोग को जॉब मिले, चूँकि अगर 2-4 साल और ये होगा, अगर जॉब नहीं मिलेगा तो हो सकता है 5 साल के बाद उनका एज भी एक्सपायर हो जाए, तो वैसे स्टूडेंट के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो फ्रेशर है, फ्रेशर के लिए हम यही कहेंगे कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं आ जाना है, डिप्रेस नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। आप लोग अभी भी अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए, अपना प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। एक एक्सपीरियंस हो गया आप लोग का कि क्वेश्चन का लेवल इस ढंग से भी पूछा जा सकता है, तो आप जो है पहले से तैयार रहेंगे इसके लिए, ठीक है। फिलहाल हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में पूछा गया था, कोशिश किए हैं कि वैसे ही क्वेश्चन को रखा जाए जैसा एग्जाम में पूछा गया था, इस पे डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए करते हैं। हम टोटल क्वेश्चन को एक पार्ट में तो नहीं कर पाएंगे, 2 पार्ट में कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट में खत्म कर दे। तो चलिए इसका पहला पार्ट हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, Which hormone is responsible for lactation and breast development? इसी तरह का क्वेश्चन था, lactation and breast development। तो इसमें एक्चुअली क्वेश्चन लैक्टेशन जो था, मतलब क्या है, इजेक्शन ऑफ मिल्क, इजेक्शन ऑफ इजेक्शन ऑफ मिल्क, या आप ब्रेस्ट फीडिंग भी बोल सकते हैं इसको। इसी तरह का क्वेश्चन था, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो कुछ हार्मोन, कौन सा हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेस्ट फीडिंग या इजेक्शन ऑफ मिल्क, जिसे लैक्टेशन भी बोलते हैं, एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट, यानी कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट में भी जो है यही हार्मोन, सेम हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आप लोग को पता होना चाहिए कि ये हार्मोन मेल और फीमेल में दोनों में होता है, ठीक है, बट फीमेल में ज़्यादा ग्रोथ होता है, मेल में उसका जो है ग्रोथ रुक जाता है एक एज के बाद। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, प्रोलैक्टिन है, एडिनालिन है। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा, प्रोलैक्टिन होगा, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन ही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B3 इज आल्सो नॉन एज, विटामिन B3 इज आल्सो नॉन एज राइबोफ्लेविन, नियासिन, थायमिन, बायोटिन। तो इसमें से आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि विटामिन B1 जो होता है क्या होता है, थायमिन। विटामिन B2 क्या होता है, राइबोफ्लेविन,
राइबोफ्लेविन और विटामिन B3 जो कि हमारा क्वेश्चन है। विटामिन B3 क्या होता है? निएसिन। विटामिन B3 क्या होता है? निएसिन। तो ये हो गया। आप देख सकते हैं कि कौन सा हमारा आंसर होगा। विटामिन B3 इज आल्सो नोन एज निएसिन। ठीक है, निएसिन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which gland found between the lungs and behind the breastbone और sternum? यानी कि ये जो लंग्स होता है उसके बाद बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन। अच्छा, ब्रेस्ट बोन जो होता है, ये ब्रेस्ट बोन स्टर्नम को ही बोला जाता है। स्टर्नम को ही ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है। तो बिहाइंड मतलब बिटवीन, यानी कि लंग्स और जो स्टर्नम होता है उसके बीच में, या बिहाइंड द स्टर्नम भी बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन को बिहाइंड द स्टर्नम भी बोल सकते हैं कि कौन सा ग्लैंड वहां पे होता है। तो इसमें से देखिए हमारा ऑप्शन है एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और क्या है? पेनक्रियाज। तो क्या हो जाएगा? थाइमस, थाइमस ग्लैंड इसमें हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज, मतलब कौन सा हार्मोन बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज से रिलीज होता है? तो ऑप्शन क्या है? ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टैटिन, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। क्वेश्चन है हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। तो ये बीटा सेल से जो होता है इंसुलिन का रिलीज होता है, इंसुलिन रिलीज होता है। वैसे जो जितने भी इसमें हार्मोन है, सारा हार्मोन पेनक्रियाज से ही रिलीज होता है। जैसे कि ग्लूकागोन हो गया अल्फा सेल से, फिर सोमेटोस्टैटिन हो गया, ये जितने भी यहाँ पे हार्मोन है सारा पेनक्रियाज से ही रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which macrophages cell found in liver? यानी कि मैक्रोफेजेज मतलब इनगल्फ करना। सॉरी, Which macrophages cell found in liver? तो इसमें क्या है? हेपेटोसाइट्स, कफर सेल्स, स्टेलेट सेल्स और कोलेंजियोसाइट्स। तो मैक्रोफेजेस जो होता है, जैसे लीवर में कौन सा ऐसा सेल है और इसका काम क्या है? जैसे कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स अगर एंटर करता है हमारे बॉडी में, या वो जो हमारे लीवर के लिए अगर सही नहीं है, तो उसको क्या करेगा? इनगल्फ करेगा। तो वो कौन सा सेल है? कफर सेल होता है। कफर सेल जो होता है क्या काम करता है हमारे लीवर में? अगर फॉरेन पार्टिकल्स कोई भी ऐसा बैक्टीरिया का ग्रो होगा, डेब्राइड सेल उसको क्या करता है? इनगल्फ करता है, और लीवर को हेल्दी मेंटेन करने के लिए, और जो हमारा इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट Which vitamin deficiency causes वर्निकी इंसेफलोपैथी? यानी कि कौन सा डिजीज है? वर्निकी इंसेफलोपैथी। तो वर्निकी इंसेफलोपैथी जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता है। ठीक है, तो इसमें जो है विटामिन B1 के डिफिशियंसी से
विटामिन बी वन के डिफिशियंसी से वर्निकी इंसेफलोपैथी होता है। तो विटामिन बी वन में क्या रहता है, अभी हम लोग देखे थे, विटामिन बी वन में थायमीन, विटामिन बी वन में थायमीन होता है। तो थायमीन का जब कमी होता है तो वर्निकी इंसेफलोपैथी यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इसमें जो है नॉर्मल बिहेवियर में चेंजेज आ जाना। तो वैसे पेशेंट जिनको ये विटामिन बी वन की डिफिशियंसी होते हैं, वर्निकी इंसेफलोपैथी का सिम्टम्स रहता है, तो उसको थायमीन का इंजेक्शन दिया जाता है, यानी कि थायमीन का सप्लीमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which vitamin is essential for production of clotting factor? तो इसमें जो है हमारा क्वेश्चन क्लॉटिंग फैक्टर पे है। क्लॉटिंग फैक्टर से पूछा गया था, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा ये ट्विस्ट कर दिया था, क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करके पूछा गया था, बट क्वेश्चन जो है हमारा क्लॉटिंग, मेनली क्लॉटिंग फैक्टर से था। तो क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10 जो होता है, उसके बाद एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस। तो ये प्रोटीन सी और प्रोटीन एस जो होता है, ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो है होता है, ये हमारा नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। विटामिन प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस जो है नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रोटीन है। और ये इसका जो काम होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, एक्सेसिव क्लोटिंग अगर होता है तो उसको वो एक्सेसिव क्लोटिंग होने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है। और ये दोनों तरह के जो विटामिन सी और विटामिन एस जो होता है, वो जो है डिपेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग को देखना क्या है कि क्लॉटिंग फैक्टर इसमें से कौन सा है, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी12 एंड विटामिन ए। तो इसका जो आंसर था हमारा विटामिन के होगा। ठीक है। देखते हैं कि अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसको क्लॉटिंग फैक्टर का डिसऑर्डर्स हो, क्लॉटिंग फैक्टर जैसे प्री ऑपरेटिव केस में उसको अगर क्लॉटिंग फैक्टर उसका ठीक नहीं है, क्लॉटिंग फैक्टर का डिसऑर्डर्स होता है, तो उसको विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। जब क्लॉटिंग फैक्टर उसका नॉर्मल होता है तभी सर्जरी किया जाता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है फॉर द सर्जरी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर शोल्डर श्रगिंग। शोल्डर श्रगिंग जो होता है, ये जो हमारा इस क्वेश्चन क्या था, व्हिच नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर शोल्डर श्रगिंग। तो शोल्डर श्रगिंग जो होता है, पेक्टोरलिस मसल जो होता है, यही इसमें शोल्डर श्रगिंग में इन्वॉल्व होता है। और ये इसको जो है कौन सा नर्व का ये होता है, इसमें शोल्डर श्रगिंग में कौन सा नर्व जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो स्पाइनल एसेसरी नर्व होता है। कौन सा नर्व, स्पाइनल एसेसरी नर्व, स्पाइनल एसेसरी नर्व। ये स्पाइनल एसेसरी नर्व क्या है, तो ये क्रेनियल नर्व है। क्रेनियल नर्व कितना, 11। ये क्रेनियल नर्व 11 होता है हमारा स्पाइनल एसेसरी नर्व, वही जो है शोल्डर श्रगिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रैक्चर ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल। इसमें जितना भी ऑप्शन है, सारे ऑप्शन को हम नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है। स्पेशली जो हमारा क्वेश्चन था और जो हमारा ऑप्शन था, सही आंसर था, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम।
चूँकि अगर सारे ऑप्शन को अभी देखेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो है हमारा जो आंसर था उसी ऑप्शन को हम लोग एक्सप्लेन अभी करेंगे, वहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था फ्रैक्चर ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल। तो फिफ्थ मेटाकार्पल आप लोग को पता होगा कि ये बोन होता है फिफ्थ मेटाकार्पल। और जैसे बॉक्सर जो होता है, जो बॉक्सिंग करते हैं, उसका जो सबसे कॉमन जो ड्यूरिंग द बॉक्सिंग सबसे कॉमन फ्रैक्चर जो होता है वो फिफ्थ मेटाकार्पल बोन का ही, सॉरी हाँ, फिफ्थ मेटाकार्पल बोन का ही होता है। तो वो इसीलिए उस फ्रैक्चर का नाम ही जो है बॉक्सर फ्रैक्चर रख दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो है हमारा आंसर हो जाएगा बॉक्सर फ्रैक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेल्दी एडल्ट प्रोस्टेट वेट इज। तो प्रोस्टेट ग्लैंड आप लोग जानते हैं मेल में होता है। तो हेल्दी प्रोटेस्ट का प्रोस्टेट ग्लैंड का वेट कितना होता है? तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? 40 से 50 ग्राम, 70 से 80 ग्राम, उसके बाद 25 से 30 ग्राम और 80 से 100 ग्राम। इसका जो है ऑप्शन थोड़ा सा कुछ ऐसा था, इसको चलिए हम काट देते हैं, इसको हम कर देते हैं 100 to 150। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ऐसे था। तो 100 to 150, 70 to 80, 25 to 30 ग्राम और 80 to 100, ऐसा ही ऑप्शन था। तो आप लोग याद रखिएगा इसका जो नॉर्मल वेट होता है वो वही 25 to 30 ग्राम के अप्रोक्स होता है। बट इसमें ना कि अगर अप टू 50 ग्राम तक भी है तो उसको नॉर्मल ही हम लोग कंसीडर करते हैं। और दूसरा फैक्टर ये है कि प्रोस्टेट में जो होता है कि जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर प्रोस्टेट का वेट अगर बढ़ भी जाए, पर 50 से 60 भी हो जाए, जैसे यहाँ पे नॉर्मल 25 to 30 ग्राम होता है, बट 50 तक हो जाए या 50 से 60 भी हो जाए, अगर किसी तरह का अगर प्रॉब्लम नहीं कर रहा है तो प्रोस्टेट का सर्जरी करवाना कोई नीड नहीं है। ठीक है, आप सरवाइव कर सकते हैं बट कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो फिर सर्जरी रिक्वायर्ड है इसमें। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which nerve supply to diaphragm? जो हमारा डायफ्राम है, जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है, तो उसमें कौन सा नर्व का सप्लाई होता है? तो ये हो जाएगा आपका फ्रेनिक नर्व। जो हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम में फ्रेनिक नर्व का सप्लाई होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरेटर लेंथ इज, यानी कि यूरेटर का लेंथ क्या होता है? तो सबसे पहले आप लोग को यूरेटर पता होना चाहिए क्या होता है। यूरेटर किडनी से ब्लैडर तक जो यूरिन ड्रेन होता है उसी को हम लोग यूरेटर बोला जाता है। जैसे कि दिखाते हैं हम आप लोग को, जैसे कि ये चलिए, ये हमारा क्या है? किडनी है। ठीक है, अब यहीं से यूरेटर निकलता है। ठीक है, यहाँ से दोनों किडनी से यूरेटर निकलता है। ये हमारा क्या है? ब्लैडर है। तो ये यूरेटर, ये इसी को यूरेटर बोलते हैं, यूरेटर। तो इसका लेंथ पूछा था, ये हाउ मेनी लेंथ ऑफ यूरेटर या लेंथ ऑफ यूरेटर। तो इसका जो लेंथ होता है नॉर्मल वो 25 to 30 के अप्रॉक्स सेंटीमीटर, 25 to 30 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स इसका लेंथ होता है। तो आप लोग को ये पता चला किडनी से ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो किडनी से जो यूरिन ड्रेन होगा कहाँ तक? अप टू ब्लैडर तक, किसके थ्रू? यूरेटर के थ्रू। और यूरेटर का ये लेंथ हो गया, और दूसरा डायमीटर,
दूसरा क्या जनरली पूछा जाता है इसमें, डायमीटर भी पूछा जाता है। अभी क्या पूछा था, लेंथ पूछा था, डायमीटर अगर आपको पूछता है तो 60 to 8 mm होता है इसका, यानी कि डायमीटर 6 to 8 mm होगा। इसीलिए कभी कभी देखते हैं कि स्टोन जो कभी कभी किडनी से स्टोन क्या कहाँ आ जाता है, यूरेटर में आता है, तो यूरेटर में कभी कभी आके फंस जाता है। जैसे कि यूरेटर का डायमीटर अलग अलग भी होता है, अपर यूरेटर का डायमीटर अलग होता है, फिर लोअर यूरेटर का डायमीटर अलग होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अपर यूरेटर पे तो पास कर जाता है, बीच में आके कभी कभी फंस जाता है, स्टोन बीच में आके फंस जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी का यूरेटर का डायमीटर जो है 7 है या 8 है, और सॉरी डायमीटर तो 6 to 8 होता ही है, स्टोन का साइज अगर स्टोन का साइज मान लीजिए अगर 8 है या 8 से ज्यादा है, यूरेटर का स्टोन का ये हो गया डायमीटर, स्टोन का साइज अगर 8 या 8 से ज्यादा, किसी किसी का यूरेटर का साइज जैसे 6 to 8 mm है, तो किसी का हो सकता है 7 mm होगा, किसी का 6 mm होगा। तो उसमें अगर मान लीजिए 7 या 8 या 9 या इससे ऊपर के डायमीटर का स्टोन अगर आ जाए तो ये यूरेटर में फंस जाएगा, और ये बहुत ही सीवियर कंडीशन होता है, बहुत पेनफुल कंडीशन होता है, और इसका इमीडिएट सर्जरी किया जाता है। ये कभी कभी इसमें इमरजेंसी सर्जरी नीड पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 से 30 सेंटीमीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन इक्वल टू, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था 1 ग्राम प्रोटीन गिव्स हाउ मच किलो कैलोरी एनर्जी, तो इसमें कितना किलो कैलोरी एनर्जी देता है, 4 किलो कैलोरी, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 4 किलो कैलोरी। ठीक है, याद रखिएगा 1 ग्राम प्रोटीन हमेशा कितना एनर्जी देगा, 4 किलो कैलोरी एनर्जी देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज क्या होता है, तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम जो है, कौन सा एंजाइम, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। हाँ, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एंजाइम जो होता है ये किस तरह का एंजाइम होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये किस इसमें क्या रहता है, इसमें जनरली सिलेनियम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, सिलेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड व्हिच कांट बी प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये जो है इसेंशियल फैटी एसिड जो होता है, जो ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस नहीं करता है, ये कौन सा ये कहाँ होगा, ये इसका सोर्स हम लोग बाहर से लेते हैं न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी में नहीं बनता है। ठीक, और ये क्या है, इसेंशियल फैटी एसिड होता है। तो ये क्या होता है, इसका आंसर क्या था, लिनोलेक एसिड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स, यानी कि इसका क्वेश्चन में क्या है, कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम किसको कनेक्ट करता है, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम करता है कौन, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which element helps in transport of oxygen, यानी कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा एलिमेंट इसमें से हेल्प करता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। हीम में क्या होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो हीम क्या है, आयरन का पार्ट है, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन का पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारा
इसमें से कॉपर, जिंक, आयरन। तो इसमें से आंसर हमारा क्या था, व्हिच एलिमेंट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, आयरन। तो ये वर्निकी एरिया जो होती है हमारे ब्रेन के किस रीजन में होता है, वर्निकी एरिया, यानी कि क्वेश्चन था वर्निकी एरिया लोकेटेड इन, तो ये हमारे ब्रेन के टेम्पोरल लोब में होता है वर्निकी एरिया। तो इसका जो आंसर है ये क्या होगा, इसका आंसर इसका आंसर हो जाएगा टेम्पोरल लोब। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नॉर्मल ग्लासगो कॉमा स्केल, नॉर्मल ग्लासगो कॉमा स्केल। तो ये नॉर्मल ग्लासगो कॉमा स्केल क्या होता है, तो इसमें जनरली हम लोग तीन चीज देखते हैं, आई ओपनिंग देखते हैं, दूसरा वर्बल रिस्पॉन्स देखते हैं, और तीसरा मोटर रिस्पॉन्स देखते हैं। क्या देखते हैं, मोटर रिस्पॉन्स। तो यही क्वेश्चन था, ई फॉर आई ओपनिंग, भी फॉर वर्बल रिस्पॉन्स, एम फॉर मोटर रिस्पॉन्स। यानी कि ई से हो गया आई ओपनिंग, भी से हो गया वर्बल रिस्पॉन्स, एम से हो गया मोटर रिस्पॉन्स। तो इसका हम स्कोर भी आप लोग को बताए थे, जैसे टोटल स्कोर, टोटल कितना होता है 15, उसमें से 4 इसका आई ओपनिंग का, 5 वर्बल रिस्पॉन्स का और मोटर का 6। तो ये टोटल आप काउंट कीजिएगा 15 हो जाता है। तो E4 V5 M6 यही इसका आंसर होगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि जैसे आई ओपनिंग में 4 स्कोर होता है तो वो कैसे कैसे, और वर्बल में 5 वो कैसे कैसे, और मोटर में 6 कैसे कैसे। तो उसी पे एक दूसरा क्वेश्चन भी जीसीएस से 2 क्वेश्चन टोटल पूछा था। न्यूरोलॉजिकल पेशेंट फुल्ली सीडेटेड, यानी कि न्यूरोलॉजिकल पेशेंट कौन से पोजीशन में, कौन सा मोड में, वेंटिलेशन के मोड में फुल्ली सीडेट हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कंट्रोल्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन, यानी कि उसको इन शॉर्ट सीएम भी बोलते हैं। जिस वेंटिलेशन में, जिस मोड में पेशेंट जो है फुल्ली सीडेट होता है। किस तरह का पेशेंट, न्यूरोलॉजिकल पेशेंट। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल क्रेटिनिन एंड बोन लेवल, इसमें जो है 2 चीज का नॉर्मल वैल्यू पूछा गया था। एक सेकेंड, इसमें जो है हमारा 2 क्रेटिनिन एंड बन का, दोनों का नॉर्मल वैल्यू पूछा गया था। तो इसमें जो क्रेटिनिन का नॉर्मल जो होगा, जैसे 0.5 to 1 भी सही है और 0.7 to 1.2 भी सही है, दोनों लगभग सही ही माना जाएगा। बट यहाँ बन का जो है 10:20, 10:20 एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं है। इसका जो है मेल में अप्रॉक्स 8 से 25 हम लोग होना चाहिए और फीमेल में 6 to 20 होना चाहिए। तो ये रेंज जो है बन का 6 to 25 एग्जैक्ट होगा। तो इसका आंसर यही होगा कि क्रेटिनिन 0.7 to 1.2 और बन 6 to 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्निक यूज्ड इन बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, यानी कि ये जो है टेक्निक के बारे में पूछा गया था। टेक्निक यूज्ड इन बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, यानी कि एक हाथ से हम लोग क्या करते हैं इसमें, मान लीजिए एक हाथ से बैग रहता है, दूसरा हाथ में मास्क। तो मास्क को एक हाथ से हम लोग पकड़ते हैं, दूसरा जैसे लेफ्ट हाथ से क्या रहता है, बैग। तो बैग का जो पकड़ने का टेक्निक है,
लाइक दिस यानी कि सी, ठीक है। और वेंटिलेशन सॉरी मास्क जो हम लोग पकड़ते हैं लाइक दिस यानी कि ये जो बनता है ये ई के तरह बनता है और ये सी, दैट्स वाई देयर इज अ सी एंड ई ग्रिप, ये ग्रिप है यानी कि सी ग्रिप और ई ग्रिप। तो इसका आंसर यही टेक्निक बेस्ट था, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी एंड ई ग्रिप, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नन इन्वेजिव मोड ऑफ वेंटिलेशन यानी कि इसमें नन इन्वेजिव मतलब वेंटिलेशन के इसमें से कौन सा मोड नन इन्वेजिव होता है? सबसे पहले तो इन्वेजिव और नन इन्वेजिव। यानी कि वेजिव और नन इन्वेजिव क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। तो वेजिव जो होता है हमारा क्या होता है, कोई भी टेक्निक जो हम लोग इंटरनल बॉडी में करते हैं तो वो हो गया इन्वेजिव। यानी कि अगर वुंड ही क्रिएट करना है और इंटरनल वुंड अगर क्रिएट हो गया तो वो वेजिव। और जैसे कोई अगर मान लीजिए इनसाइड द बॉडी कैविटी या इंट्रावेनस कुछ भी हम इनसाइड द बॉडी अगर कोई टेक्निक करते हैं तो वो वेजिव हो गया। और बॉडी के सरफेस पे या आउटर सरफेस पे आउटर साइड में अगर कुछ करे, कुछ ऐसा टेक्निक करे, दैट इज कॉल्ड नन इन्वेजिव टेक्निक। जैसे कि ये हम लोग का आप लोग को याद होगा कि बीपी मॉनिटरिंग भी इन्वेजिव और नन इन्वेजिव दोनों होता है। जैसे कि कार्डियक मॉनिटर से जो हम लोग बीपी लेते हैं तो क्या लिखा हुआ रहता है वहां पे, एनआईबीपी, दैट मीन्स नन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर, एनआईबीपी। बहुत कैंडिडेट को नहीं पता होगा कि एनआईबीपी क्या होता है। वहां पे कार्डियक मॉनिटर पे जो बीपी का जो प्रोब लगा हुआ रहता है वहां पे लिखा हुआ रहता है एनआईबीपी, दैट मीन्स नन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर। तो वो जो ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग होता है वो कौन सा टेक्निक है, नन इन्वेजिव टेक्निक से करते हैं। और एक वेजिव मेथड से भी किया जाता है ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग। तो वही है नन इन्वेजिव मोड ऑफ वेंटिलेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाई फ्लो नेजल कैनुला, ठीक है, हाई फ्लो नेजल कैनुला, ये जो है टेक्निक हमारा नन इन्वेजिव है। बाकी इंडोट्रैकियल इंटुबेशन, ट्रैकेस्टोमी, मैकेनिकल वेंटिलेशन, ये सब सारा क्या किस मोड पे किया जाता है, इन्वेजिव मोड पे किया जाता है। तो ये हाई फ्लो नेजल कैनुला हमारा नन इन्वेजिव टेक्निक से होता है। व्हाट इज एसे ग्रेडिंग? एसे ग्रेडिंग इज ब्रेन डेड, यानी कि अगर ब्रेन डेथ कर जाएगा तो उसका ऐसे ग्रेडिंग क्या होगा। तो ऐसे ग्रेडिंग जो होता है ये होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। तो ये जो ऐसे ग्रेडिंग जो होता है ये क्या है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, यानी कि अमेरिका के कुछ ये एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एक ये बना दिया गया है कि अगर ब्रेन डेथ करेगा उसमें अलग अलग जो है स्कोरिंग किया जाता है। तो ऐसे ग्रेडिंग जो होता है ब्रेन डेथ के लिए वो इसमें से जैसे ऐसे 1 होता है, ऐसे 2 होता है, ऐसे 3, 4, 5, 6 तक होता है। तो जो ब्रेन डेड होगा तो उसमें ऐसे ग्रेडिंग कितना बोलते हैं उसको, तो ये ऐसे ग्रेडिंग 6 इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेन सर्किट, ब्रेन सर्किट इसमें से कौन सा है, तो आप लोग को पता होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सर्किट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आंसर होगा मैप्लेसन डी, मैप्लेसन डी इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन सर्किट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लो रेट ऑफ ग्रीन वेंचुरी मास्क, यानी कि ग्रीन वेंचुरी मास्क का फ्लो रेट कितना होना चाहिए, तो 10 to 12 लीटर पर मिनट इसका आंसर होगा। फ्लो रेट ऑफ ग्रीन वेंचुरी मास्क यानी कि 10 to 12 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड कलर ऑफ फॉलिज कैथेटर।
रेड कलर ऑफ फॉलिज कैथेटर, तो उसका नंबर दे दिया गया था, इस ऑप्शन में था जैसे 12 फ्रेंच, 14 फ्रेंच। इसमें जो है आप लोग इसको थोड़ा सा, इसमें मिस्टेक है, ये जो हमारा ऑप्शन है इसको हम यहाँ डाल देते हैं, ये डी का ऑप्शन हो जाए था 18 फ्रेंच, ठीक है, 12 फ्रेंच, 14 फ्रेंच, 16 फ्रेंच और 18 फ्रेंच। तो ये रेड कलर जो होता है फॉलिज कैथेटर कितना नंबर होता है, बहुत लोग इसमें 16 और 18 में बहुत कंफ्यूज हुआ, और कोई 18 मार दिए, कोई 16 मारे। तो इसका सही आंसर जो है ये 18 नंबर होगा। 18 फ्रेंच जो होगा वो क्या होगा, रेड कलर फॉलिज कैथेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SIMB, इसमें जो है SIMB का जनरली फुल फॉर्म ही पूछा था, तो SIMB क्या होता है, अगर जिसको ये इनका फुल फॉर्म पता था उनके लिए तो ये क्वेश्चन इजी था। SIMB, तो SIMB जो था इसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, SIMV। तो सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, यही पहला वाला जो नाम है यही आंसर होगा इसका। जैसे और क्या था और रिलेटेड, जैसे ये दे दिया था सिंक्रोनाइज्ड इन्वेजिव मैंडेटरी वेंटिलेशन, तो ये इन्वेजिव नहीं होता है, क्या होता है, इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक के, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज्ड, SIMV मोड को बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैडल ब्लॉक, सैडल ब्लॉक जो होता है जैसे कॉर्डल ब्लॉक होता है और उसी तरह जो है सैडल ब्लॉक भी करते हैं। ये एक तरह से जो स्पाइनल एनेस्थेसिया होता है उसी का ये वर्जन है, उसी तरह से इसको भी किया जाता है सैडल ब्लॉक। तो सैडल ब्लॉक कुछ पार्टिकुलर रीजन के लिए करते हैं, तो जैसे कि पेरिनियम रीजन, पेरिनियम रीजन में अगर कोई प्रोसीजर करना होता है, कोई सर्जरी करना होता है, तो वहां पे जो है हम लोग सैडल ब्लॉक का यूज किया जाता है। एनेस्थेसिया में सैडल ब्लॉक का यूज किया जाता है, स्पेशली पेरिनियम रीजन में कोई प्रोसीजर अगर करना है तो जैसे कि यहाँ अपर एब्डोमिनल सर्जरी, लोअर लिम्ब सर्जरी, पेरिनियम सर्जरी, यानी कि यही पेरिनियम रीजन का कोई भी सर्जरी अगर करना होगा तो उसमें सैडल ब्लॉक का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्की व्हाइट सॉल्यूशन, तो ये तो नाम पढ़ते ही आ जाता है, अगर हम लोग मिल्की व्हाइट यानी कि एकदम दिमाग में आने लगता है, उसका फिगर आने लगता है, यानी कि प्रोपोफोल, प्रोपोफोल का जो वाइल होता है वो कैसा होता है, मिल्की व्हाइट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, प्रोपोफोल होगा, ठीक है। बाकी जितना होता है देखने में वाटर जैसा आपको लगेगा, प्रोपोफोल बिल्कुल अलग होता है, उसका कलर मिल्की व्हाइट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट एडमिनिस्टर्ड थ्रू वेन इज, यानी कि आईवी एनेस्थेसिया ड्रग के बारे में पूछ रहा है। इसमें से आईवी एनेस्थेसिया ड्रग कौन सा है, सिवोफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन, ये तीनों क्या है, ये तीनों इनहेलेशनल एजेंट है। बस एक ही जो है केटामिन इसमें आईवी एनेस्थेसिक ड्रग है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ सिवोफ्लुरेन, इसमें आप लोग को समझने के लिए थोड़ा फिगर भी डाल दिए हैं कि अच्छे से समझ में आ जाए। इसी तरह का अलग अलग वेपोराइजर होता है, जैसे कि सिवोफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, उसके बाद हेलोथेन, हेलोथेन का ये भी रहता है, और एक दूसरे तरह का ग्लास का भी वेपोराइजर होता है, ठीक है। और ये जो है ब्लू, जो है ब्लू जो वेपोराइजर होता है वो किसके लिए होता है, ब्लू कलर डेसफ्लुरेन के लिए होता है, यानी कि सिवोफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन,
और बीच में एक रेड कलर है, तो हेलोथेन हो गया। यानी कि जो येलो है किसके लिए है, सीवो, और पर्पल आइसो, और ये ब्लू हो गया डेस, ठीक है। बाकी एक हेलोथेन के लिए रेड हो गया। तो इसमें जो क्वेश्चन था सीवोफ्लोरेन, सीवोफ्लोरेन का जो है वेपोराइजर का कलर पूछ रहा था इसमें। तो सीवो के लिए देखिए येलो होगा, ठीक है। तो इसका आंसर येलो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकल एनेस्थेटिक विद द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अमंग अमाइनो एमाइड इज, यानी कि लोकल एनेस्थेटिक में सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है किसका होता है। इसमें एक ऑप्शन दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो डी में जो है ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बुपीभाकेन, या आप लोग इसको बुपीभाकेन भी पढ़ सकते हैं। द लोकल एनेस्थेटिक यानी कि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो लॉन्गेस्ट जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, जो बहुत लंबे समय के लिए उसका एक्शन रहेगा, तो वो आपको यही आंसर होगा बुपीभाकेन। जैसे स्पाइनल एनेस्थेसिया में यूज किया जाता है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट एज ए बुपीभाकेन, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है सबसे लंबा होता है। तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए जो है हम लोग बुपीभाकेन को ही यूज करते हैं। इसका आंसर बुपीभाकेन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट आर आल्सो आर नोन एज टू रिलीज हिस्टामिन, तो इसमें से जो है कौन सा मसल रिलैक्सेंट हिस्टामिन रिलीज करता है, तो इसका आंसर था एट्राक्रेनियम। एट्राक्रेनियम जो है वो क्या करता है, हिस्टामिन रिलीज करता है, बाकी इसमें से कोई हिस्टामिन रिलीज नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटामाइन इज एंटीडोट ऑफ, इसमें से प्रोटामाइन जो होता है किसका एंटीडोट होता है, तो इसका आंसर जो है हेपरिन। तो प्रोटामाइन इज एंटीडोट ऑफ, किसका एंटीडोट है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्या हो रहा है, यस हाँ, तो प्रोटामाइन इज एंटीडोट ऑफ, तो किसका एंटीडोट होगा ये, हेपरिन का। हेपरिन जो होता है वो प्रोटामाइन का एंटीडोट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन Ciprofloxacin and levofloxacin belong to which group of antibiotics? तो ये जितना भी फ्लॉक्सासिन टाइप का आपको मिल जाए, देखिए फ्लॉक्सासिन, तो ये जो है जितना भी फ्लॉक्सासिन ग्रुप का आएगा वो फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप में आता है, फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप में आएगा, यानी कि इसका आंसर था फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक है, याद रखिएगा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, यानी कि जो भी फ्लॉक्सासिन ग्रुप का है वो क्या होगा, फ्लोरोक्विनोलोन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप ऑफ ड्रग इज लैमिवुडीन, यानी कि लैमिवुडीन कौन सा टाइप का ड्रग है, तो ये जो है एंटी वायरल ड्रग है। लैमिवुडीन जो है एंटी वायरल ड्रग कहा जाता है। जैसे HIV में भी हम लोग लैमिवुडीन यूज करते हैं, तो HIV कौन डिजीज हो जाएगा, वायरल डिजीज होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो आप लोग को याद होगा H2O2 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, तो इसका आंसर था
ये वाला H2O2 आंसर हो जाएगा H2O2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ethical principle that specifically refers to refraining from touching a patient without their consent। तो इसका जो आंसर था वो क्या था, ऑटोनोमी। ऑटोनोमी जो होता है वो क्या होता है, पेशेंट का कंसेंट जो है विदाउट टचिंग, इसमें ये होता है विदाउट टचिंग पेशेंट जो है उसका कंसेंट लिया जाता है। तो वो जो रेफरिंग वर्ड होता है वो किसके लिए होता है, ऑटोनोमी के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑटोनोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, avoiding causing harm to patient during surgery। तो इसमें जो इसका आंसर होगा क्या होगा, नन मेल्फिसेंस। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा नन मेल्फिसेंस, अवॉइडिंग कॉजिंग हार्म टू पेशेंट ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एसेप्सिस। इसका क्या हो जाएगा, एसेप्सिस। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा एसेप्सिस। यानी कि ये जो डेफिनेशन है, द स्टेट of being free from infection or disease causing microorganism is called asepsis। ठीक है, ये asepsis का हमारा डेफिनेशन है। तो आंसर हो जाएगा asepsis। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट फॉर, यानी कि पेरिफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट जो करते हैं इसमें से किसके लिए करते हैं, ये मलेरिया के लिए किया जाता है। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट मलेरिया के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ ऑटोक्लेव, स्टरलाइजेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया था जो कि ऑटोक्लेव के लिए था। इसका आंसर जो होगा क्या होगा, जियोबैसिलस एस्टेरियोथर्मोफिलस। इसका आंसर था जियोबैसिलस एस्टेरियोथर्मोफिलस, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ सर्जिकल हैंड वॉशिंग, जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग है उसका नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, तो 2 to 5 मिनट्स इसका नॉर्मल ड्यूरेशन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेकिंग चेन ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फर्दर इन्फेक्शन इज कॉल्ड, यही जो है हैंड वॉशिंग को ही जो है चेन स्पेनिंग बोलते हैं। क्या हो जाएगा, हैंड वॉशिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HIV अटैक ऑन व्हिच सेल, CD4 सेल। इसका आंसर हो जाएगा CD4 सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेपेटाइटिस बी टेस्ट इज एक्सेप्ट, यानी कि सभी में हेपेटाइटिस बी टेस्ट है एक्सेप्ट, तो ये जो है ये ऑप्शन से ही लग रहा है। CA-125 जो होता है किसके लिए होता है, कैंसर एंटीजन का टेस्ट है। कैंसर एंटीजन का टेस्ट किया जाता है, उसका नाम भी है CA-125। किसके लिए है, कैंसर के लिए। बाकी में जितना है सब हेपेटाइटिस बी के लिए ही किया। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ CSF पंक्चर इज, यानी कि CSF का जो पंक्चर करते हैं हम लोग मोस्टली कौन सा साइट पे करते हैं, ये L3 L4, यानी कि नंबर 3 और नंबर 4 के बीच में हम लोग साइट से CSF का जो है ये लेते हैं, सैम्पलिंग लेते हैं। अगर कोई टेस्ट करना रहता है CSF का, तो CSF का जो हम लोग सैंपल लेंगे वो कहाँ से लेंगे, CSF पंक्चर कहाँ करेंगे, L3 L4 रीजन के बीच में। ठीक है, तो ये अभी हम लोग अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन देखे हैं
बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो इसीलिए छोटा छोटा वीडियो बनाना पड़ा। नेक्स्ट हाफ में हम लोग बाकी के जो 50 क्वेश्चन है उसमें फिर डिस्कशन करेंगे, देखेंगे अगले वीडियो में बाकी के 50 क्वेश्चन। चलिए ठीक है, आप लोग जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक माइंड को रिलैक्स रखिए, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट तक वेट कीजिए। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट देखने के बाद में कुछ सोचना है, कुछ आगे का ये करना है, प्लानिंग करना है। तब तक आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहिए। बहुत तरह की बातें अभी हो रही है, जितना आप सोचिएगा उतना ज़्यादा टेंशन होगा, इसीलिए जितना कम सोचिएगा उतना कम टेंशन होगा। सोचने से अच्छा है कि आप तब तक पढ़िए, जहाँ जहाँ गलती हुआ उसको पढ़िए, जहाँ जहाँ जो चीज़ नहीं जानते हैं उसको पढ़िए। हम किसी को महेश नाम से जानते हैं, उसका एक और नाम था, तो उस नाम को भी जानने की कोशिश कीजिए। यही है, और क्या कर सकते हैं। तो आप लोग प्रेशर नहीं लेके, स्ट्रेस में नहीं आना है। आप लोग तब तक कोशिश कीजिए कि अपने पढ़ाई को जारी रखिए, रिलैक्स रहिए, एंजॉय कीजिए, सब कुछ कीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, हम बहुत जल्द फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट हाफ में, नेक्स्ट हाफ के क्वेश्चन सेट को लेके। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।